गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला टॉपिक है वो G7 समिट है। इसमें यूनाइटेड किंगडम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को एज ए गेस्ट 47th जो G7 की मीटिंग हो रही है उसके अंदर एज ए गेस्ट जो है बुलाया है और ये मीटिंग कब होगी? जून 2021 में होगी। तो इस समिट के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि जो G7 है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1975 के अंदर ये फॉर्म हुआ था। अब ये जो ब्लॉग जितने भी इसके अंदर ग्रुप हैं वो एनुअली मिलते हैं और वो कई सारे इश्यूज़ जो कॉमन इंटरेस्ट के इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं, जैसे कि कॉमन इश्यूज़ जैसे कि ग्लोबल इकॉनमी जो हो गया उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी जैसे मसले पर डिस्कस करते हैं, एनर्जी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारी जो भी देश के साथ जुड़े हुए हैं उनकी एनर्जी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो इन सभी मुद्दों पर ये लोग डिस्कशन करते हैं। अब आ जाए कि कभी कभी जो है ये कुछ ऐसे इश्यूज़ को भी रिज़ॉल्व करते हैं या उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि कैसे रिज़ॉल्व किया जा सके। जो इश्यूज़ जो है ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए जो इश्यूज़ होते हैं ऐसे इश्यूज़ को भी ये लोग फोकस करते हैं और उनको रिज़ॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। अब ये जो G7 है वो फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई फॉर्मल बॉडी नहीं है ये, या इनका कोई फिक्स हेड क्वार्टर भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इस G7 समिट के अंदर जो डिसीज़न लिए गए हैं वो सारे मेंबर को उनके उस डिसीज़न को मानना उनके ऊपर बाइंडिंग होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये एक जनरल डिस्कशन है और इसमें सुझाव दिए जाते हैं और इस पर जो है सारी कंट्रीज जो है अपना अपना काम करती है। अब आज ये कि G7 जो ब्लॉक है वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, मतलब G7 जो ब्लॉक था वो उन कंट्रीज़ का ब्लॉक है जो जो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसीज़ हैं, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, US एंड कनाडा। तो ये 7 कंट्री है जिनका ये ब्लॉक था। बीच में इसका नाम G7 से G8 कर दिया गया था क्योंकि 1997 के अंदर रशिया ने जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन फिर वापस इसका नाम G7 ही कर दिया गया क्योंकि जो रशिया था उसको एक्सपेल कर दिया गया एज ए मेंबर 2004 में। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रशिया को किस साल में एक्सपेल किया गया, तो 2014 के अंदर जो है रशिया को एक्सपेल कर दिया गया। ठीक है, अब कारण क्या था? कारण ये था कि रशिया ने जो है क्रीम जो यूक्रेन है उसके एक रीजन क्रीमिया के को जो है ना एनेक्स कर लिया था, तो इसके कारण जो है उसको इस ग्रुप से जो है एक्सपेल कर दिया गया। ठीक है, ये पूरा है कि G7 ग्रुप के अंदर कौन है। G8 के अंदर रशिया था जिसको एक्सपेल कर दिया गया। फिर जब ये G20 की मीटिंग होती थी इसमें ये सारे मेंबर्स जो होते हैं उसमें रशिया भी होता है और बाकी G7 वाले भी सारे मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट हमारा है हरीके वेटलैंड, है ना। तो ये टॉपिक है, ये रिसेंटली भी न्यूज़ में था, हरीके वेटलैंड। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि कई सारे विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स, कई सारे बर्ड्स जो हैं जो विंटर में माइग्रेट कर जाते हैं वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पाथ उन्होंने लिया और वो पंजाब के हरीके वेटलैंड के अंदर जो है वो पक्षी जो है वो जाकर जमा हो गए। अब कुछ हरीके वेटलैंड के बारे में जाना है कि ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉर्थ इंडियन जो ये वेटलैंड है वो नॉर्थ इंडिया का जो है ना सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा नहीं, मतलब बड़ा वेटलैंड है। कहाँ पर ये? तरन तरान डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब के तरन तरान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। इस वेटलैंड की का एग्जिस्टेंस कब हुआ? तो ये जो वेटलैंड है इसका एग्जिस्टेंस जो है 1952 के अंदर इस वेटलैंड का एग्जिस्टेंस हुआ, मतलब 1952 के अंदर ये वेटलैंड बनाया गया, इसको वेटलैंड मिला। और ये जो वेटलैंड है जो 1952 के अंदर जब ये वेटलैंड बना तो ये वेटलैंड जो है वो सुतलज और बीज ये 2 नदियां हैं, इनके संगम पर जब जो बांध बना तो उनके संगम पर जब बांध बना तो फिर वहीं पर
ये वेटलैंड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। अच्छा, ये जो है कन्फ्लुएंस हम लोग बोलते हैं कि जो संगम होता है बीज नदी, तो ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि बीज नदी और सतलज नदी जो है उसके संगम पग के पास जो है ये वेटलैंड है। अब देखिए माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में अगर हम जानें तो इसमें जो है माइग्रेटरी बर्ड्स जो है विंटर के सीज़न में जो बर्ड्स माइग्रेट करके आती हैं एशियन फ्लाईवे का पाथ लेकर, तो उसमें कौन कौन से बर्ड्स हैं, तो यूरोप, एशिया बिटवीन आर्कटिक एंड ओशियन रीजन, तो यूरोप, एशिया और आर्कटिक और ओशियन रीजन, ये दो रीजन हैं। तो ये जो बर्ड्स हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, तो यूरोप, एशिया और आर्कटिक और इंडियन ओशियन का ये बर्ड्स जो है वो पाथ फॉलो करते हुए जो है सेंट्रल एशिया के रास्ते, इन सभी पाथ को फॉलो करते हुए वो यहाँ पर जो पंजाब के अंदर जो हरी के वेटलैंड है वहाँ पर वो सारे बर्ड्स जो है वो आई हैं। अब कौन कौन से बर्ड्स जो हैं वहाँ पर पहुँची हैं, तो यूरेशियन कूट हो गया, ग्रे लेग गूज हो गया, बार हेडेड गूज हो गया, गैडवॉल हो गया और नॉर्दर्न शॉवलर हो गया। तो ये सारे कुछ प्रोमिनेंट है जो भी हरी के वेटलैंड के अंदर जो है ये सारे बर्ड्स पाए गए। फोना की अगर हम लोग बात करें कि जो कौन कौन से जानवर वहाँ रहते हैं, तो वेटलैंड के अंदर जो है वो एंडेंजर्ड, कई सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं जिनका भी जो है हरी के वेटलैंड जो है घर है। इनमें से जो है कुछ रेप्टेलियंस भी हैं, जैसे कि इंडस रिवर डॉल्फिन हो गए, स्मूथ कूटेड ऑटर हो गए, ऊदबिलाव है ना, और 7 स्पीसीज ऑफ रेयर फ्रेश वाटर टर्टल्स। तो ये सारे स्पीसीज भी जो है हरी के वेटलैंड के अंदर पाए जाते हैं। इट वॉज अकॉर्डेड द वेट स्टेटस, इसको वेटलैंड का स्टेटस कब मिला, 1990 के अंदर इसको वेटलैंड का स्टेटस मिला। रामसर कन्वेंशन के बाद इसको वेटलैंड का स्टेटस मिला। तो ये जो नेक्स्ट हमारा है सक्षम अवेयरनेस कैंपेन। तो सक्षम अवेयरनेस कैंपेन जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस ने जो है ये एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया है जिसका नाम है सक्षम। अब मिनिस्ट्री जो पेट्रोलियम एंड गैस नेचुरल गैस मिनिस्टर, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, धर्मेंद्र प्रधान। और ये जो लॉन्च किया गया है ये सक्षम कैंपेन, ये हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए कि पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। तो ये जो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन है, इनके द्वारा ये कैंपेन लॉन्च किया गया जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एजेंसी के अंडर में काम करती हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इट इज़ अ पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन मेगा कैंपेन। अब ये कैंपेन जो है वो पीपल सेंट्रिक फ्यूल कंजर्वेशन के लिए ये कैंपेन चलाया गया है। अब इसका मेन एम क्या है, इसका मेन एम है हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन फुटप्रिंट। मतलब इसमें जो है लोगों को ये अवेयर करना है कि जो कार्बन का जो यूज़ किया जा रहा है उससे जो है क्या क्या हेल्थ पर और एनवायरनमेंट पर क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इसके लिए लोगों को अवेयर करना इस कैंपेन का मकसद है। अब ये आइडिया जो है द आइडिया इज़ टू कन्विंस कंज्यूमर। अब ये जो आइडिया है इसमें क्या है कि जो कंज्यूमर हैं, जो पेट्रोलियम्स के कार्बन के जो कंज्यूमर हैं उनको स्विच करना, मतलब उनको समझाना है ताकि वो क्लीनर फ्यूल के यूज़ की तरफ जो है ना बढ़ें और अपने बिहेवियर में जो है ना चेंज लेकर आए। कैंपेन जो है वो द कैंपेन थ्रू वेरियस पैन इंडिया एक्टिविटीज़, कई सारे पैन इंडिया एक्टिविटीज़ के थ्रू जो कैंपेन में जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई। इसमें से बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जैसे साइक्लोथॉन, फार्मर वर्कशॉप्स के थ्रू जो है ना लोगों को बताना, सेमिनार्स करके, पेंटिंग कंपटीशन करके, सीएनजी व्हीकल ड्राइविंग कंटेस्ट करके,
जो है ये इसके जो अवेयरनेस है वो लोगों तक जो है ना पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अब ये जो कैंपेन है इसके और जो 7 कीज़ हैं उसको हम लोग जो प्राइम मिनिस्टर ने जो जिसके बारे में बात की वो कौन कौन से की हैं। मूविंग टुवर्ड ए गैस बेस्ड इकॉनमी, मतलब हमको जो है गैस बेस्ड इकॉनमी की तरफ बढ़ना चाहिए। पेट्रोलियम जो है उस पर डिपेंडेंसी अपनी कम करके गैस बेस्ड इकॉनमी की तरफ हमको बढ़ना चाहिए। उसके बाद क्लीनर यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका यूज़ जो है क्लीनर होना चाहिए, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं होना चाहिए ज़्यादा। ग्रेटर रिलायंस ऑन डोमेस्टिक सोर्सेज टू ड्राइव फॉर बायोफुल, डोमेस्टिक सोर्सेज पर हम लोग जो है वो ज़्यादा जो है रिलायंस करें। अचीविंग रिन्यूएबल टारगेट, मतलब डेडलाइन के साथ हम लोग जो है रिन्यूएबल टारगेट को अचीव करें। इंक्रीज यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल का हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करें। इंक्रीज योर क्लीनर फ्यूल, मतलब क्लीनर फ्यूल का यूज़ करें जैसे हाइड्रोजन, इनका यूज़ करें। और डिजिटल इनोवेशन अक्रॉस ऑल एनर्जी सिस्टम, और जितने भी एनर्जी सिस्टम है उसका डिजिटल इनोवेशन करें। तो इस तरीके से हम जो है इस कैंपेन को जो है आगे ले जा सकते हैं। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के बारे में अगर जाने तो ये एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम गैस नेचुरल गैस के अंदर में जो है वो काम करती है। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम जो है वो प्रमोट करना है एफिशिएंसी इन वेरियस एनर्जी एफिशिएंसी इन वेरियस सेक्टर ऑफ इकॉनमी। तो इकॉनमी के अलग अलग सेक्टर के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना है। फंक्शन क्या है कि गवर्नमेंट को हेल्प करती है इन प्रपोजिंग पॉलिसी एंड स्ट्रेटजीज फॉर पेट्रोलियम कंजर्वेशन, मतलब पेट्रोलियम कंजर्वेशन के लिए पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज बनाने में गवर्नमेंट को हेल्प करती है। और रिड्यूसिंग एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ द कंट्री ऑन ऑयल रिक्वायरमेंट, ऑयल के रिक्वायरमेंट पे जो है कंट्री का जो डिपेंडेंस है उसको कम करने कैसे किया जाए, इस पर ये इसकी कोशिशें कर में लगी रहती है। अब आज ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रक्षिता। रक्षिता क्या है, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO है, उसने जो है रक्षिता एक व्हीकल जो है वो CRPF को जो है ना हैंड ओवर किया है। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक तरह की बाइक है जो कि बाइक बेस्ड कैजुअलिटी ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल, एक तरह की व्हीकल है जो कि कैजुअलिटी के समय में जो है पैसेंजर सॉरी कैजुअलिटी के समय में जो पेशेंट होते हैं उनको जो है जल्दी से जो हॉस्पिटल जो है उसको पहुंचाने के लिए ये एक व्हीकल है। थोड़ा सा इस व्हीकल के बारे में हम जानेंगे। ये जो व्हीकल है ये किसने बनाया था, इंस्टीट्यूट ऑफ ये व्हीकल जो बनाया इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज के ये इंस्टीट्यूट है और इसने ये व्हीकल को डेवलप किया है। इट इज़ फिटेड विथ कस्टमाइज रिक्लाइनिंग कैजुअलिटी इवैक्यूएशन सीट। अब इसके अंदर एक सीट है जो काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है जिस जो पेशेंट को कंफर्टेबली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्पफुल है। द अदर मेजर फीचर और इसके जो मेजर फीचर्स हैं क्या है, हेड मोबिलाइज़र है, सेफ्टी हार्नेस जैकेट है इसका, तो हेड मोबिलाइज़र है, सेफ्टी हार्नेस जैकेट है, मतलब उसके अंदर जैकेट है जिससे बचाया जा सकता है। फुट ट्रैप्स फॉर सेफ्टी एडजस्टेबल फुट रेस्ट, साइकोलॉजिकल पैरामीटर मेजरिंग इक्विपमेंट, मतलब काफ़ी टाइप के इक्विपमेंट जो है उस व्हीकल के अंदर जो बाइक है उसके अंदर है। वायरलेस मॉनिटरिंग कैपेबिलिटी भी है और ऑटो वार्निंग सिस्टम फॉर ड्राइवर को ऑटो वार्निंग सिस्टम भी है पेशेंट के हालत के बारे में कि कैसा हालत है उसका, तो इसके बारे में ऑटो वार्निंग भी देने वाला सिस्टम जो है ऑलरेडी उसके अंदर है। सिग्निफिकेंस ऑफ रक्षिता, इसका सिग्निफिकेंस क्या क्या है, तो ये एक बाइक का एम्बुलेंस इस बारे में बताया जा चुका है। बहुत सारे प्रॉब्लम जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज जो फेस करती है उससे कम से कम वो निकाला जा सकता है हेल्थ केयर के फील्ड में। लाइफ सेविंग एड है, इसके अंदर काफ़ी लाइफ सेविंग एड है।
और इंजर्ड पेशेंट को जो है लो इंटेंसिटी कन्फ्लिक्ट एरिया से आसानी से उसको इवेक्यूएट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। इट विल हैंडी इन कंजेस्टेड एरिया, कई जगह कंजेस्टेड एरिया के अंदर जो है काफ़ी हैंडी, आसानी से, मतलब भीड़ भाड़ की जगह एम्बुलेंस आसानी से, और ये बहुत फास्टली ट्रैवल नहीं कर सकता है, तो बाइक से आसानी से एक जो है हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। रिमोट एरिया लोकेशन, बहुत दूर की कोई जगह है तो वहाँ से भी, या वेयर जहाँ पर जो एम्बुलेंस जो है वहाँ पर टाइम पर ना पहुँच सके, तो ऐसी जगह पर बाइक से जो है पेशेंट को जो है हॉस्पिटल ले जा सकता है। वेयर एक्सेस थ्रू एम्बुलेंस इज डिफ़िकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो है अभी बताया कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो हिमालयन रीजन को जो है वो अफेक्ट कर सकता है। अब ये क्या है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ये जो एक तरह का तूफ़ान है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल तूफान स्टॉर्म है, जो कि मेडिटेरियन रीजन के अंदर ओरिजिनेट होता है, और ये सडन विंटर रेन को लेकर आता है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट के अंदर ये एक सडन रेन लेकर आता है। अब इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो हमारा मेडिटेरियन जो सी है, ये जो हमारा मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर ये लो प्रेशर हाई प्रेशर जोन के होने के कारण यहाँ पर ये विंड जनरेट होता है, और फिर ये विंड धीरे धीरे जो है वो इंडिया के अंदर जो है जो हिमालयन रेंजेस है उससे जाकर टकराता है, और जो विंड उससे हिमालयन रेंजेस से जाकर टकराता है, तो जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है इंडिया का, वहाँ पर जो है हेवी जो है वो विंटर रेन को लेकर आता है वो। तो उसी के बारे में यहाँ बात किया जा रहा है कि ये नॉन मॉनसूलन प्रेसिपिटेशन है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोला जाता है। तो यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, फिर यहाँ से जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते हुए माउंटेन रेंज से यहाँ जाकर हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो टकराता है, और फिर वहाँ पर बर्फबारी होना या बारिश का होना शुरू हो जाता है। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म है, ये ग्लोबल फेनोमेना है। मॉइस्चर, मतलब इसको जब मॉइस्चर जो होता है अपर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है, और इन केस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉइस्चर इज समटाइम्स शेड एज रेन। तो जब मॉइस्चर जो है हिमालयन रेंज के पास पहुंचता है, तो ये जब उसे टकराता है तो ये जो मॉइस्चर है वो बारिश के रूप में जो है गिरना शुरू हो जाता है। फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये बताया जा चुका है कि इसका फॉर्मेशन जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मेडिटेरियन सी के अंदर होता है। अब ये मेडिटेरियन सी के अंदर जो है हाई प्रेशर एरिया जो है ओवर यूक्रेन के ऊपर जो हाई प्रेशर एरिया है वहाँ पर जनरेट होता है, और ये जब वो हाई प्रेशर एरिया वहाँ जनरेट होता है, तो पोलर रीजन से भी काफ़ी सारी जो हवा जो आती है उसको गैदर कर लेता है, फिर वहाँ से मॉइस्चर काफ़ी गैदर कर लेता है, और फिर ये ईस्टर्न साइड में जो है ना ये मूव करता है, और फिर हिमालयन रेंज से जाकर टकराता है, तो बारिश वहाँ पर होती है। दिस जनरेट फेवरेबल कंडीशन, इसके बारे में बात हो चुकी है कि जो मिड ईस्टर्न, मतलब ये जब मेडिटेरियन सी में जनरेट होता है ये, तो ये मिडल ईस्ट ईरान से होते हुए, अफ़गानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे एंटर करता है ये, और फिर हिमालयन रेंज से जाकर टकरा जाता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, जो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इम्पैक्ट क्या होता है, तो मॉडरेट टू हैवी रेन, ये मॉडरेट से हैवी रेन क्रिएट करता है इंडिया के अंदर, और दिस डिस्टर्बेंस इज यूजली एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई, जो है वो स्काई जो है पूरा क्लाउडी हो जाता है, हाई नाइट टेम्परेचर हाई हो जाता है, अनयूजुअल रेन जो है अनयूजुअल रेन होना शुरू हो जाता है। अब इससे बेनिफिट जो है रबी क्रॉप को इससे फ़ायदा होता है, जनरली जो वीट क्रॉप्स होता है इसको इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो है फ़ायदा होता है। लेकिन एक्सेसिव प्रेसिपिटेशन, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है तो इससे जो है क्रॉप डैमेज, फसल ख़राब भी हो सकती है, लैंडस्लाइड भी हो जाता है, और फ्लड और एवलांच के भी प्रॉब्लम देखे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपका
ये टॉपिक सारे समझ में आए होंगे करंट अफेयर्स के। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।